जॉर्ज लेमेटियर का महाविस्फोट सिद्धांत, और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ, बड़े ध्यान सुनिएगा, कि पदार्थ यानी द्रव्य, मैटर, विज्ञान की भाषा में द्रव्य, और ये द्रव्य का मतलब होता है जिसमें द्रव्यमान है उसे द्रव्य कहा जाता है। और जब ये द्रव्य यानी द्रव्यमान और वो पदार्थ है तो इसमें द्रव्यमान है, ये पदार्थ को बनने में इसकी भूमिका में यौगिक यानी कंपाउंड, कई कंपाउंड मिलकर के, जैसे वाटर इज कंपाउंड, जल यौगिक है, तो इस प्रकार के कई यौगिक मिलकर के पदार्थ बनाते हैं। और यौगिकों बनने में तत्व की भूमिका होती है, एलिमेंट, तत्व की भूमिका यौगिक को बनाने में, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, दे आर टोटली एलिमेंट। तो एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से मैटर बनता है, लेकिन तत्व को बनने में, एलिमेंट को बनने में अणु का यानी मॉलिक्यूल की भूमिका होती है। और ये मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से बनता है, यानी परमाणु से बनता है, परमाणु यहां से बनता है, एटम से बनता है मॉलिक्यूल से बनता है एलिमेंट से बनता है कंपाउंड से बनता है मैटर। ये साइंस की परिपाटी में। अब जॉर्ज लेमेटियर ऐसी वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर यह कहते हैं कि जब परमाणु से मिल करके परमाणु और वो परमाणु जिनमें अपार ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, अपार और उच्च ऊर्जा, उच्च संवेदी ऊर्जा, उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ये परमाणु कि जब बोला ये परमाणु आपस में बिल्कुल एक केंद्रित हो गए, कि परमाणु का पुंज, सक्रिय परमाणु का पुंज केंद्रित हो गया, और केंद्रित होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि जो परमाणु है, एटम है, उस परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तो पक्की बात होगी। भले विज्ञान का स्वरूप है कि प्रोटॉन जिस पे धनात्मक चार्ज है, न्यूट्रॉन उदासीन चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब इसी में अट्रैक्शन भी है कि जो परमाणु और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में, नाभिक में है, और उसके बाहर अराउंड इट इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इट, भले कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमता है, लेकिन जितना प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या सदैव इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तब तो अट्रैक्शन फोर्स बना होगा, परमाणु का अस्तित्व बना रहेगा। अब इस स्थिति में कि जब ये परमाणु, सक्रिय परमाणु यानी ब्रह्मांड के महाविस्फोटक सिद्धांत में, ब्रह्मांड के बिग बैंग थ्योरी में, जब यह सक्रिय परमाणु, उच्च ऊर्जा वाला परमाणु, इलेक्ट्रॉन संकेंद्रित परमाणु, और वो सक्रिय हो गया, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गया, तो उसमें अचानक, अब इसमें क्या होगा कि फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज होंगी। वह सामान्य बात है बच्चों, सामान्य विज्ञान की अवधारणा में, कि हमारे घर में खाना पकता है, पेट में भोजन पचता है, ये सब इसी कृपा से भौतिक और रासायनिक गतिविधियां हैं। प्रेशर कुकर में दाल उबल जाती, गल जाती है, ये सब फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। यदि फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस नहीं होता, ये पूरा वातावरण जो हमारा क्लाइमेट है, कभी वर्षा, कभी सर्दी और कभी भीषण गर्मी पड़ती है, उसका रीजन भी फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज है। फिजिकल प्रोसेस में ताप, दाब, घनत्व, और केमिकल रिएक्शंस यानी पदार्थों के बीच में, तत्वों के बीच में, यौगिकों के बीच में विभिन्न प्रकार की रासायनिक गतिविधियों का संचालन होना। तो ऐसी गतिविधियों के तदुपरांत ये पूरा ब्रह्मांड माने जो एक केंद्रित हो गया था वो तितर बितर हो गया, और तितर बितर होकर के जिसे हम कह रहे हैं कि असंख्य आकाश गंगाएं, और उस असंख्य आकाश गंगाओं में कई तारामंडल उस असंख्य आकाश गंगाओं में, यानी आकाश गंगाओं में, गैलेक्सी में कई तारामंडल, और उन तारामंडलों में भी कि वो एक तारा, और उस तारे के भी क्या कई ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये तमाम उसका एक परिवार, उस तारे का भी परिवार। इस तरह से ये तितर बितर कई आकाश गंगाओं में और कई तारामंडल में खंडित हो गया।
विभाजित हो गया। लेकिन बड़ी बात है कि चाहे वो सूक्ष्मतम परमाणु है और उससे भी छोटा बोसान क्यों नहीं है, हिग्स बोसान, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसमें भी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उससे छोटे छोटे कण में भी ये भौतिक और रासायनिक गतिविधियां संचालित होंगी। और जहां भौतिक और रासायनिक गतिविधियां संचालित होंगी वो डेफिनेटली, चाहे वो क्षुद्र ग्रह है, चाहे उल्का पिंड है, चाहे उपग्रह है, चाहे ग्रह है, चाहे तारा है, चाहे आकाश गंगा है, और चाहे ब्रह्मांड क्यों नहीं है, ये ए टू जेड, ये सब के सब परिक्रमण और परिभ्रमण, रोटेशन, यानी परिक्रमण अपनी स्वयं की गति करेंगे तो परिभ्रमण, और दूसरे पिंड की गति करेंगे तो परिक्रमण, यानी परिभ्रमण और परिक्रमण वाली जो गतिविधि है, वृत्ताकार पथ पे अक्षीय गति और कक्षीय गति, वृत्ताकार पथ पे घूर्णन गति, वो सभी के द्वारा संचालित हो रही है। ये पूरा जॉर्ज लेमेटियर का महाविस्फोट सिद्धांत होगा। ओके बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट में स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ ने कहा। स्फीति क्या है? स्फीति का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना और फैलना। अब उसमें क्या है कि बोला जहां असंख्य पदार्थ हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थ, किसी में इलास्टिसिटी, किसी में बहुत बड़ी पृष्ठ तनाव, किसी में श्यानता, ये तमाम प्रकार के लक्षण जिसमें होंगे, ये विभिन्न प्रकार के लक्षण जिसमें होंगे, वो सारे पार्टिकल्स या सारे मैटर, वो जो फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज के माध्यम से, फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी के माध्यम से कभी सिकुड़ जाएगा आपस में, और कभी एकदम विस्फोट यानी फैलाव, कभी सिकुड़ना और कभी फैलना। और यही ब्रह्मांड का, कभी तो ब्रह्मांड कुछ स्थानों पर, कुछ स्थितियों में ब्रह्मांड के कई पिंड या ब्रह्मांड के कई तत्व जो बहुत ही सिकुड़ी हुई अवस्था में, प्रत्यास्था में होते हैं, सिकुड़ी अवस्था में होता है, और कुछ बहुत ही ज्यादा इलास्टिसिटी होते हैं, फैलाव में होते हैं। तो ये सारा स्फीति का सिद्धांत अलेन गुथ ने दिया कि समुद्र के तट पर या महाद्वीपीय विस्तार, महाद्वीपीय मग्न तट, ये सारी स्थितियां कहीं पर फैलाव और कहीं पर सिकुड़न। उसके बाद सतत या स्थिर अवस्था का सिद्धांत ये हरमन बांडी का है कि जैसे जैसे समय और जैसे जैसे पदार्थों का मेल या तत्वों का मेल, यौगिकों का मेल, ये सब आपस में संयोजन होगा, आपस में वियोजन होगा, तो डेफिनेटली कब ये अवस्था निरंतर गतिमान, यानी कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड लगातार फैलता हुआ, ब्रह्मांड अपनी एक ब्रॉड मैंने उसके एक्सपेंशन करता हुआ, विस्तार करता हुआ, कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता हुआ, जिसको कहेंगे सतत या स्थिर अवस्था का सिद्धांत। अब दोलन सिद्धांत क्या है कि जैसे हम दोलन गति में पढ़ता है कि किसी साम्य स्थिति से कोई पिंड अपनी मध्यमान स्थिति से दोनों ओर, बाएं और दाएं ओर गतिमान हो, यहां और यहां दोनों ओर गतिमान हो और पुनः अपने मध्यमान बिंदु पर आ जाए। इसी प्रकार से ब्रह्मांड के अनेक पिंड, ब्रह्मांड के अनेक पदार्थ, वो अपनी मध्यमान स्थिति से दाएं और बाएं गतिमान हो और अंत में अपनी माध्य स्थिति में लौट आ जाए, क्योंकि परिक्रमण और परिभ्रमण वाली पोजीशन सतत बनी हुई है। इसलिए दोलनी गति के माध्यम से दोलन सिद्धांत भी है कि ब्रह्मांड के कई पिंड, ब्रह्मांड के जो पिंड है, ब्रह्मांड के जो अनेक ये आकाशीय पिंड हैं, ये गतिमान है, और गतिमान होते हुए ये बाएं दाएं गति करते हुए पुनः अपनी मध्यमान स्थिति में लौट आते हैं। इसके बाद अब वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक अवधारणा पर भूगोल में 3 सिद्धांत और प्रतिपादित है। एक तो निश्चयवाद का सिद्धांत। अब ये निश्चयवाद का सिद्धांत क्या है, इसको भूवैज्ञानिक रेटजेल ने प्रतिपादित किया है। इनके अनुसार कि प्रकृति जो नेचर है, प्रकृति है, और प्रकृति में पहाड़, पठार, नदी नाले, झरने, तालाब, वनस्पतियां, ये सबके सब प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य उसके पूरे नियंत्रणाधीन है, यानी प्रकृति के नियंत्रण में पूर्णतः मनुष्य है। दैट इज निश्चयवाद का सिद्धांत अकॉर्डिंग रेटजेल। दूसरे सिद्धांत में संभववाद का सिद्धांत बिडाल और डी लाप्लास का है। इस अवधारणा में कि मनुष्य प्रकृति से परे है, कि जो प्रकृति नहीं कर पाई उसे मनुष्य संभव कर देगा, यानी मनुष्य अपने एक्टिविटी से, अपने क्रियाकलापों से प्रकृति को भी नियंत्रित कर सकता है। दैट इज संभववाद का सिद्धांत। और तीसरा है नव निश्चयवाद का सिद्धांत, जिसे ग्रिफिथ
टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है कि दोनों में अपनी क्षमताएं हैं। प्रकृति में असीमित क्षमताएं हैं, उसके बलबूते पर उसके प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक गतिविधियां संचालित होती हैं, और मनुष्य में भी अपार संभावनाएं हैं, और मनुष्य भी लगातार अपने क्रियाकलापों के माध्यम से अनेक ऐसी गतिविधियों को संचालित कर लेता है जो प्रकृति में नहीं था, यानी प्रकृति से परे भी कर लेता है, बियॉन्ड कर लेता है। ये नव निश्चयवाद का सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कर लें भूगोल में। सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं कि हिकेटियस नाम के प्रसिद्ध भौगोलिकवेत्ता यूनान के विद्वान थे, और इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता था, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले भौगोलिक वर्णन पर जेस पीरियोडस नामक पुस्तक की रचना की, और इस जेस पीरियोडस नामक पुस्तक में भौगोलिक गतिविधियों पर, झरने, तालाब, महाद्वीप, महासागर, इन सारे बिंदुओं पर एक क्रमबद्ध अध्ययन का सिलसिला जारी किया। इसलिए इस भूवैज्ञानिक को भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरी तरफ जो भूगोल शब्द है, ज्योग्राफी शब्द है, उसको सबसे पहले भूवैज्ञानिक इरेटोस्थनीज, ये दो नाम याद करने बच्चों आपको, हिकेटियस द फादर ऑफ ज्योग्राफी, और ग्रीक के विद्वान जिन्होंने भूगोल शब्द यानी इरेटोस्थनीज, इन्होंने पहली बार भूगोल शब्द की उत्पत्ति, और इनका टाइम पीरियड ही 276 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 194 ईस्वी पूर्व तक इनका जीवन काल रहा। इन्होंने अपने जीवन काल में सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को, अब परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का मतलब होता है कि जो वृत्ताकार पथ है, ये पूरा सर्कल, दैट इज वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि जिस प्रकार से होती है, इसी प्रकार से इन्होंने पूरी पृथ्वी की परिधि का मापन किया, और सर्वप्रथम जो निवास योग्य भूमि है, जो विश्व पर निवास योग्य भूमि है, उसका मानचित्र भी बनाया। इसलिए और इन इरेटोस्थनीज को भूभौतिकी का जनक कहा जाता है, यानी भूभौतिकी यानी ऐसा भौतिक जगत जिस पर निवास योग्य भूमि है, उसका मानचित्र बनाने की वजह से इन्हें भूभौतिकी का पिता कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजल, इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, और जिनका प्रथम ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी, और एंथ्रोपोज्योग्राफी का मतलब होता है जितनी मानवीय गतिविधियां होती हैं, मानव भूगोल से संबंधित गतिविधियां होती हैं, उनका पहली बार फ्रेडरिक रेटजल, बहुत बार प्रश्न आया बच्चों आपके प्रीलिम्स में कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजल। आपको याद करना है, अभी तक हमारे पास हिकेटियस और इरेटोस्थनीज, ये दो हो गए हैं। अब ये तीसरे फ्रेडरिक रेटजल यानी एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक के लिखने पर इन्होंने मानवीय गतिविधियां, मानव प्रजातियां और मानव का भूगोल से संबंध इस संदर्भ में लिखा, इसलिए मानव भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट में कि विश्व ग्लोब का पहली बार जो वर्ल्ड ग्लोब, जिस ग्लोब पर हम अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की बात करते हैं, उस विश्व ग्लोब का जो बनाया वो मार्टिन बेहम ने बना। लेकिन अरस्तु पहला वैज्ञानिक है जिसने पृथ्वी को गोलार्ध यानी जियोड कहा, और गोलार्ध का मतलब होता है जियोड। जियोड का मतलब स्थिति ये बच्चों कि जिसके केंद्र में, यानी पृथ्वी का केंद्र यहां पर उभरा हुआ उत्तर लेंस की भांति, और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में यहां पर चपटी है अवतल लेंस की भांति। इस आकृति को जियोड कहा जाता है, लब्धक्ष गोलाभ। इसको गोलाभ यानी लब्धक्ष, शुद्ध रूप से कहेंगे इसको लब्धक्ष गोलाभ, लब्धक्ष गोलाभ कहा जाएगा, यानी जियोड कहा जाएगा, है ना, क्योंकि इसका केंद्र, इसके केंद्र में उभरी हुई और ध्रुवीय पार्ट्स में यह चपटी है। और अनेक्सिमेंडर ये पहला भूवैज्ञानिक है जिसने पहली बार विश्व का मानचित्र निर्मित किया। विश्व के मानचित्र को निर्मित करने वाला पहला भूवैज्ञानिक अनेक्सिमेंडर। तो याद करना है बच्चों, ये अनेक्सिमेंडर जिसने विश्व का मानचित्र बनाया, मार्टिन बेहम जिसने विश्व ग्लोब तैयार किया, और फ्रेडरिक रेटजल जो मानव भूगोल के पिता